रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ेंगे लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में। किसके बारे में? लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है हमारा, जिसे हम वेव ऑप्टिक्स कहेंगे, उसमें हम लाइट के वेव करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हम 3 फिनोमेना मेनली पढ़ेंगे। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन और तीसरा है पोलराइजेशन। तो पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, वो रिलेटिवली जल्दी हो जाता है, क्योंकि इंटरफेरेंस में ही जो टाइम लगेगा वो लगेगा। डिफ्रैक्शन पूरा एक दिन में हम कवर कर सकते हैं और पोलराइजेशन 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। और नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, 4 कभी 5 भी आ जाते हैं, ऑप्टिक्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें ऑप्टिक्स से हम शुरू करें तो ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट है ऑप्टिक्स। So it is the study of light in which we study about the behavior of light and its various properties or phenomena exhibited by it, like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. ठीक है। तो it is the study of आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन और इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें छोटी छोटी मैं बताऊंगा। देन वी विल कम टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, कर्व्ड मिरर क्या होता है, इसका भी आइडिया हम लेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से थोड़ा अच्छे लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। सो इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड वेरियस phenomena exhibited by it like reflection, phenomena exhibited by it like reflection, refraction, phenomena exhibited by it like refraction, reflection, refraction, interference, polarization, etc. ठीक है, पोलराइजेशन एटसेट्रा, ये कुछ फिनोमिना है। और लाइट को हम 2 पार्ट में, मैंने कहा ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है, ब्रॉडली बता रहा हूँ, और भी इसमें है, फिर इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स वगैरह है, काफी सारी चीजें होती है, तो उतने डिटेल में जाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स है जिसको फर्दर हम वेव ऑप्टिक्स में डिवाइड करते हैं। फिर क्वांटम ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स है। इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को यूज करता है, इलेक्ट्रॉन वेव करेक्टर शो करता है। ये सबसे पहले किसने बताया? डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई किया। इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वो वेव करेक्टर शो करता है। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डेविसन एंड जर्मर। इसका आइडिया मैंने आपको पहले दे दिया होगा जब मॉडर्न फिजिक्स मैंने पढ़ाई होगी, ठीक है। अब कोई ये मत कहना कि सर मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाओगे क्या, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ। अब कोई लेट वगैरह भी ज्वाइन किया होगा, मान लो ऑफलाइन में कोई बच्चा, तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। अब किसी के लिए भी भले ही लेट आप ज्वाइन किए होंगे, कोई मॉडर्न फिजिक्स वगैरह मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अब तो ऑप्टिक्स है, जिन बच्चों का छूट गया था इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। ऑनलाइन में ही क्लास पहले मेरी स्टार्ट हो गई थी, तो उन जिन बच्चों ने लेट किया था, तो ऑनलाइन जिनका छूट गया था उनके लिए मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये लास्ट यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें
मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक फिजिकल। फिर उसको फर्दर क्वांटम ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स है वो लाइट पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर शो कर सकता है। इसको थ्योरेटिकली तो डी ब्रोगली ने बताया। अब कुछ लोग डी ब्रोगली बोलते हैं, जैसा नाम होता है वैसे बताते ऐसा है कि इसे डी ब्रॉय प्रोनाउंस करते हैं। बताता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज लोग हैं, जो मर्जी है वो लिखते हैं और फिर जो मर्जी है वो बुलवाते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली वैसे लिखते हैं वो, पर बुलवाते क्या है, डी ब्रॉय। तो उन मर्जी है भाई, अंग्रेज लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, वो फैशन में आ जाता है। एनीवे, आप समझ गए होंगे ना। हम तो इंडिया वाले जो बोलते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, तो हम डी ब्रोगली ही बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो डी ब्रोगली ने जो है वेव करेक्टर, पार्टिकल के वेव करेक्टर के बारे में बताया, और इसको डेविसन और जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया। क्लास का टाइम का भाई ध्यान रखिए, बार बार आप नए बच्चे इसमें इन हो रहे हैं, मुझे बार बार क्लास में इनको अलाउ करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लास को कोशिश करिए टाइम से ही शुरू हो जाए। आज मेरी भी हालांकि थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गई। ठीक है, तो क्लास का टाइम अभी तो यही रखेंगे, आगे देखते हैं, अगर कोई चेंज होगा आई विल अपडेट यू अबाउट दैट। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शो किया, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया, और यही चीज जो डी ब्रोगली था उसने थ्योरेटिकली सजेस्ट किया कि पार्टिकल, यानी जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव कैरेक्टर शो कर सकता है, एक पार्टिकल भी वेव कैरेक्टर शो कर सकता है। ठीक है, पार्टिकल भी वेव कैरेक्टर शो कर सकता है। और इसमें बाद में इसको डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करके शो किया, तो वेव कैरेक्टर को शो कर दिया। और इस प्रॉपर्टी का यूज कि इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल भी वेव कैरेक्टर शो कर सकता है, इसको फिर बाद में यूज किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम पीछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ऑप्टिकल पावर और मैग्नीफाइंग पावर वगैरह जब मैं बताऊंगा, तो फिर उसमें आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उसी से रिलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर, ऑप्टिकल पावर को बदल सकते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, अभी टाइम है। ठीक है, शुरुआत में ही मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, बता दिया आपको। तो ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में यहाँ पढ़ने जो जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो सब चीजें मैंने आपको ऐसे वर्बली बता दी, बट हम इसको दो पार्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पहला जो पार्ट है वो है आपका रे या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसा कि नाम है रे या ज्योमेट्रिकल, तो इसमें हम मानेंगे कि लाइट रे में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये वेव ऑप्टिक्स है। ध्यान रखना, वेव ऑप्टिक्स को कुछ लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। वेव ऑप्टिक्स को कुछ लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये गलत है, फिजिकल ऑप्टिक्स नहीं कहते, फिजिकल ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आर नॉट सेम, फिजिकल ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें मैंने कहा हम लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्शन, ये सब चीजें यहाँ हम पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह। और ये जो रे या ज्योमेट्रिकल, तो यहाँ पे काफी सारी ज्योमेट्रिकल फिगर वगैरह बनेंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस टाइप के फिगर वगैरह आते हैं, वहाँ एंगल्स वगैरह से डीलिंग होती है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहेगा ज्योमेट्री टाइप की, इसलिए नाम भी है ज्योमेट्रिकल। और इसमें यहाँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम कंसीडर करेंगे। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए रे का मतलब है, एक रे तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, जब तक कि उसके रास्ते में कोई पार्टिकल या कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई सरफेस ना आ जाए जहां से वो डेविएट हो जाए। ठीक है, तो इसमें रे ऑप्टिक्स में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट,
ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव करेक्टर ऑफ लाइट, वेव करेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वेव करेक्टर ऑफ लाइट, लाइट पर बेस्ड है। इसमें जो फिनोमिना है वो फिनोमिना हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरफ्रेंस, ये वेव करेक्टर को शो करता है। पहली क्लास है, लेकिन पहली क्लास में कई सारी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं इसके ऊपर भी। इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये जो तीन फिनोमिना है हम पढ़ेंगे इस वेव ऑप्टिक्स में। और एक्चुअल में क्या है, ये तीनों के तीनों फिनोमिना वेव करेक्टर, लाइट के वेव करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, इसमें इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन हर तरह की वेव शो करती है, ध्यान दीजिएगा, हर तरह की वेव शो करती है इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन आपको आइडिया होगा, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, केवल ट्रांसवर्स वेव जो है उनको पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते, जैसे कि साउंड है पोलराइज नहीं कर सकते। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इट कैन बी पोलराइज। और पोलराइजेशन का आइडिया आपको मैं आगे दूंगा, ये सब चीजें आगे आएंगी। अब देखिए यहाँ पे रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये नाम जो है वो ज्योमेट्रिकल इसलिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर से हमारी डीलिंग होगी। थोड़ा सा आपको जो आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आइडिया लग जाएगा, ट्राइंगल बनेंगे या स्क्वायर है, रेक्टेंगल, इस टाइप के फिगर वगैरह बनेंगे, तो वहां आपको एंगल्स वगैरह से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे, मैंने कहा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो रे वर्ड भी है, रे स्ट्रेट लाइन, यानी द पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे, द पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे। तो वहां पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लाइट का ड्यूअल करेक्टर है। अभी मैंने आज की क्लास में पहली बार ये नाम यूज किया कि लाइट का करेक्टर जो ड्यूअल करेक्टर शो करती है, कभी ये पार्टिकल की तरह और कभी ये वेव की तरह। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वेव करेक्टर तो यहाँ आ गया वेव ऑप्टिक्स में और पार्टिकल करेक्टर यहाँ आ गया, एकदम गलत। वेव करेक्टर यहाँ पे है, ये पार्टिकल नेचर नहीं है, पहली बात ये समझ लो। यहाँ पे ये नहीं कहा मैंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का है, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, यहां सिर्फ इस वाले चैप्टर में हम ये मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करने वाले दो फिनोमिना ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स में मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने पहले मॉडर्न फिजिक्स ही से शुरू किया था ऑफलाइन में, तो उसमें मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, वहां कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाया था। ये दोनों नाम आपको मैं याद आ रहे होंगे, ये दोनों नाम मैं यूज कर चुका हूं, बता चुका हूं इनके बारे में डिटेल में। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दीज टू इफेक्ट्स आर which have already we have discussed in modern physics। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करने वाले फिनोमिना अगर पूछे जाते, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एग्जिबिट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और उसमें तीन नाम तो ये रख देगा, तीन नाम ये वाले रख देगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजर, और चौथा नाम कॉम्पटन इफेक्ट या फिर उसकी जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रख देगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों क्या शो करते हैं, पार्टिकल नेचर, और ये तीनों क्या शो करते हैं, वेव नेचर। तो अब यहाँ पे जब मैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन अगर कुछ लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल, उसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, क्योंकि आप जैसे पढ़े होंगे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जा सकता है हाइगन की वेव थ्योरी से। 12th का बोर्ड का एग्जाम आप अगर दिए होंगे, डेफिनेटली दिए होंगे, आप सभी 12th पास करके है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो हाइगन की वेव थ्योरी है, इसको लेके डेरिवेशन वगैरह 12th क्लास में किए जाते हैं। 12th में बोर्ड में पूछा जाता है कि हाइगन की वेव थ्योरी को यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को शो करो। ठीक है, न्यूटन की थ्योरी सबसे पहले आई, आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, आज की क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें बीच में आएंगी, कुछ हो सकता है कुछ चीजों को लेके आपके मन में कंफ्यूजन हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, काफी बच्चे ये सोचते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि वेव करेक्टर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव करेक्टर ऑफ लाइट, और रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिल्कुल नहीं, पहला कंफ्यूजन तो ये माइंड से निकाल दो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उसको वेव नेचर से प्रूव
किया जा सकता है। न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने पार्टिकल नेचर माना था, हालांकि उसकी थ्योरी फेल हो गई। उसके कुछ बड़े ड्रॉबैक थे, जिसमें से एक ड्रॉबैक सबसे मेन ये था कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट चलती है। न्यूटन ने ऐसा बताया कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट चलती है, जो कि गलत था। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी, कॉर्पस्क्यूलर रेड ब्लड सेल जैसे होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो उसने कॉर्पसल्स नाम के पार्टिकल के बारे में बताया कि लाइट छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, इलास्टिक पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिन्हें उसने नाम दिया कॉर्पसल्स, के फॉर्म में लाइट चलती है। ठीक है, और ये वॉयलेट कलर के लिए सबसे छोटे होते हैं और रेड कलर के लिए सबसे बड़े होते हैं, ऐसा बताया। और उसने कहा कि जब ये डेंसर मीडियम से पास करती है तो डेंसर मीडियम से में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, या डेंसर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर। तो ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो न्यूटन की थ्योरी काफी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया, ठीक है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमेना थे, ठीक है, इनको न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसे बाद में किसने एक्सप्लेन किया? हाइगन की वेव थ्योरी ने। हाइगन की थ्योरी भी काफी दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही। हाइगन की थ्योरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज नो वन डेयर टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने जो कहा, इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो हाइगन को ने जो थ्योरी दी, ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव थ्योरी जो दी, तो उससे उसने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को प्रूव तो कर दिया, बट नो वन डेयर टू चैलेंज न्यूटन की। न्यूटन तो गलत हो ही नहीं सकता, इतना महान साइंटिस्ट है, उसने ऑलरेडी इतना कुछ फिजिक्स में डिस्कवर कर चुका था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने जब इंटरफेरेंस के फिनोमेना को YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब उसने किया थॉमस यंग ने, तो हाइगन की थ्योरी को लेके उसको प्रूव किया, एक्सप्लेन किया कि ये इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस जो बनती हैं स्क्रीन पे, काली चमकीली पट्टियां जो बनती हैं, फ्रिंजेस जिनको कहते हैं, ये बन क्यों रही हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने? थॉमस यंग ने, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ हाइगन। तब लोगों को बिलीव हुआ, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी तो फेल हो गई, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने में न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई, और इस थ्योरी को लेके फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को प्रूव किया किसने? हाइगन ने। तो हाइगन की थ्योरी को यूज करके 12th क्लास में आपने डेरिवेशन किए होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन की थ्योरी से भी प्रूव थे, लेकिन वेव से उसने सब कुछ प्रूव कर दिया। लेकिन फिर आगे ट्विस्ट आया कहानी में, कब? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। हर्ट्ज नाम के, हेनरी हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि मेटल के सरफेस पर जब हम कोई लाइट, हाई इंटेंसिटी की, हाई एनर्जी की लाइट अगर हम डालते हैं, इंटेंसिटी के बजाय एनर्जी कहना चाहिए, सूटेबल एनर्जी की, तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय तक जब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहा था 1887, उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ 1897 के आसपास, थॉमसन ने उसको खोजा। तो उससे पहले हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें बताया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसमें से बाहर आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उस समय इलेक्ट्रॉन नाम नहीं था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है अगर सूटेबल हम एक उसमें लाइट डाल रहे थे तो। फिर उसी के हर्ट्ज के कहने पे उसी के फॉलो जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उसमें दो लेनार्ड और हॉलवॉश नाम के साइंटिस्ट थे, ये मैंने आपको पीछे बताया भी होगा। उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया जस्ट टू कंफर्म कि हर बार जब हम लाइट डालते हैं तो हर बार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही बाहर आते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही बाहर आते हैं। और बाय दैट टाइम फिर इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई, तो उनको नाम दिया गया कि जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने 1905 में इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन इट। आपको पता है लाइट का क्वांटम नेचर जो बताया वो आइंस्टीन ने बताया, क्वांटम नेचर। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, सॉरी, जो हाइगन की जो वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन नहीं, हाइगन की जो वेव थ्योरी थी उससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो आइंस्टीन ने कहा कि अगर लाइट को छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में चलते हुए मान लें, जिसको उसने उस समय नाम दिया क्वांटा। क्वांटा का बाद में नाम क्या हुआ? फोटोन। क्वांटा का बाद में नाम क्या हुआ? फोटोन। लेटर ऑन मैक्स प्लैंक ने ये नाम कॉइन किया। लेकिन आइंस्टीन ने जो नाम दिया था, कहा था लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, जिनको उसने नाम दिया क्वांटा, और एक क्वांटा की एनर्जी E = hf या hc/λ बताई, ठीक है।
तो E इक्वल्स टू SF से छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में लाइट चलती है, और जब किसी सरफेस पर टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहां तक आते आते ये बात समझ में आ गई कि कुछ फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है, ये पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं हो पा रहे थे, पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा था, वेव नेचर से प्रूव हो रहा था। और कुछ फिनोमिना ऐसे थे इंटरफेरेंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता था लाइट का पार्टिकल नेचर मान के, वेव नेचर मान के नहीं। तो यहां तक आते आते न्यूटन की थ्योरी तो पहले ही फेल हो गई, फिर हाइगन की थ्योरी को सपोर्ट मिला, लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि लाइट वेव है। ये चल ही रहा था, करीब 100 साल तक चलता रहा, लगभग मैंने कहा, ठीक है। फिर 1920 सेंचुरी की बिगिनिंग में आइंस्टीन ने जब एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो ये कॉमन कंसेंसस बना, आम राय बनी लोगों की, साइंटिस्ट के बीच में, यानी मेरे कहने का मतलब बनी कि लाइट ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है, सम टाइम इट बिहेव एज वेव एंड सम टाइम इट बिहेव एज पार्टिकल। और पार्टिकल नेचर को शो किया 2 एक्सपेरिमेंट से, और उसको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन भी किया पार्टिकल नेचर मान के, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। हम यहाँ जो पढ़ेंगे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये वेव कैरेक्टर को शो करेगा। यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, इसका पार्टिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं। जैसा मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को तो न्यूटन भी बता चुका था, जिसने शुरुआत में अपनी जो थ्योरी दी थी उसको पार्टिकल नेचर माना था, लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल, जिनका नाम न्यूटन ने कॉर्पसल्स दिया, या कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की बोली जाती है, ठीक है। तो वो हम न्यूटन की थ्योरी का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा कि न्यूटन की जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था, या न्यूटन ने पार्टिकल को नाम क्या दिया, कॉर्पसल्स नाम दिया। जैसे आरबीसी होता है, बायो के स्टूडेंट तो समझ रहे होंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट चलती है। उसने ये भी बताया कि जब ये पार्टिकल इलास्टिक नेचर के होते हैं, जब हमारे आंख के रेटिना से टकराते हैं तो हमें व्यूइंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है। उसने कहा वॉयलेट कलर के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं और रेड कलर के सबसे बड़े होते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ में एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर वगैरह से मतलब नहीं है, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से है, और इस वाले में वेव कैरेक्टर से। अब सवाल ये है कि दोनों में डिस्टिंग्विश हम कैसे करें, क्योंकि मैं ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ना, क्यों बता रहा हूँ, लाइट के ड्यूअल कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ड्यूअल कैरेक्टर में यहाँ केवल वेव कैरेक्टर आया, पार्टिकल नेचर नहीं आएगा, यहाँ वो पार्टिकल नेचर आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। अब सवाल यह है कि फिर यहाँ ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और इधर वेव कैरेक्टर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत एक सिंपल सी चीज है, और वो हम आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। मैं एक आइडिया देता हूँ कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है, अगर किसी ऐसे अपर्चर या होल से पास करती है। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि अगर किसी होल या अपर्चर से पास होती है जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में वो होल का साइज या किसी ऑब्स्टेकल का साइज अगर काफी बड़ा होता है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बेंड नहीं होती है, मुड़ती नहीं है। लेकिन अगर होल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल हो या उससे छोटा हो, तो लाइट उस होल से गुजरते समय या उस ऑब्स्टेकल से गुजरते समय उसके कॉर्नर से मुड़ जाती है, और इसी फिनोमिना को, मुड़ने के फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये डिफ्रैक्शन वेव कैरेक्टर को शो करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस वाले में और इस वाले में एक बड़ा अंतर आने वाला है, क्योंकि वेव कैरेक्टर लाइट तब शो करती है जब लाइट की वेवलेंथ और उस होल जिससे वो गुजर रही है उसका साइज कंपैरेबल हो। लेकिन अगर साइज बड़ा होता है होल का या अपर्चर का लाइट की वेवलेंथ से, तो वो मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है, स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट करती है, ठीक है, अगर होल का साइज बड़ा हो तो, ठीक है। और ये बात अभी मैं लाइट पढ़ा रहा हूं इसलिए लाइट के लिए कह रहा हूं, बट इट इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी वेव। अब एनी वेव से मतलब यहाँ पे साउंड को भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, ठीक है। कोई भी वेव डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करती है जब ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज उसकी वेवलेंथ से के कंपैरेबल हो, वेवलेंथ के कंपैरेबल हो। अगर साइज बड़ा होता है तो डिफ्रैक्शन होता तो है पर वो नेग्लिजिबल होगा,
ना के बराबर होगा, या हम कई बार कह देते हैं हुआ ही नहीं। ठीक है, साउंड में आसानी से डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लाइट। उसका कारण क्या है कि जैसे साउंड की जो वेवलेंथ होती है, मैंने पहले भी बताया था, 1.6 मिलीमीटर से लेके 1.6 मीटर की रेंज में हो सकती है अगर हम ऑडिबल रेंज लेते हैं तो। ऑडिबल रेंज का मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमारे कान सुन पाते हैं। और लाइट साउंड की वेलोसिटी 320 अगर हम ले लें तो वहां से एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया, तो लैम्डा की रेंज 1.6 मिलीमीटर से लेके 1.6 मीटर होगी। अब ये मैं जो कह रहा हूं, तो जैसे आपको मैंने क्लास में भी शायद साउंड जब पढ़ाया होगा तो हो सकता है बताया होगा, तो साउंड भी डिफ्रैक्शन, हालांकि साउंड में डिफ्रैक्शन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अगर आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन वहां साउंड में होता तो है पर हम पढ़ते नहीं है। डॉपलर इफेक्ट वहां पढ़ते हैं। लाइट में डॉपलर इफेक्ट मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको पढ़ा दिया होगा पीछे। लाइट में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया नहीं सॉरी, उसमें साउंड में डॉपलर इफेक्ट जब पढ़ाया था तो वहां लाइट में भी बताया था क्या मैंने, स्टार वगैरह के यस सर, यस सर, बता दिया है ना। तो अब मैं लाइट में आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि साउंड में पढ़ा चुका हूँ। साउंड में मैंने डॉपलर इफेक्ट हर तरह की वेव एग्जिबिट करती है, साउंड में तो हमने पढ़ाई डिटेल में। लाइट के बारे में भी मैंने बता दिया, जिसमें गैलेक्सी वगैरह स्टार वगैरह रिसीव कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मुझे भी याद आ गया, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे मैंने प्रीवियस ईयर से। तो अब जैसे जो साउंड है वो भी डिफ्रैक्शन शो करती है और आसानी से शो करती है रियल लाइफ में। आसानी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑब्स्टेकल अपर्चर के जो साइज होते हैं वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल जब होते हैं, तो रियल लाइफ में जैसे दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है, दरवाजा खोलते हो, या खिड़कियों में थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अगर कोई बाहर मेरे रूम के बाहर कोई खड़ा होगा तो वो मेरी आवाज सुन पाएगा। ऐसे क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि साउंड आसानी से डिफ्रेक्ट इसलिए कर पा रही है एज कंपेयर टू लाइट, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल अपर्चर के जो साइज है ना वो साउंड की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, क्योंकि 1.6 मिलीमीटर करीब करीब ऐसा होगा, 1.6 मिलीमीटर, और 1.6 मीटर तो काफी बड़ा हो गया। तो इस साइज के अपर्चर हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, रियल लाइफ में अवेलेबल हो जाते हैं। वी एनकाउंटर सच टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल और साइज ऑफ अपर्चर इन डेली लाइफ वेरी इजीली। दरवाजे खिड़कियों में थोड़ी सी जगह होती है तो हमारी आवाज बाहर डिफ्रेक्ट होकर चली जाती है, तो हम आसानी से सुन लेते हैं, भले ही दरवाजा बंद हो फिर भी बाहर हमें थोड़ी सी आवाज सुनाई दे जाती है। लाइट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है एवरेज वेवलेंथ 500 नैनोमीटर कह देता हूँ, क्योंकि 400 से लेके 700 की रेंज में होता है, तो एवरेज मान लो 500 नैनोमीटर, या मैं कह सकता हूँ 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। अब इस रेंज का अपर्चर हम अपने घर में नहीं ढूंढ सकते, नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्रिस्टल लेटेस वगैरह जो होते हैं उनमें जो स्पेसिंग होती है वो काफी कम होती है, तो एक्सरेज को डिफ्रैक्ट किया जाता है, एक्सरेज को डिफ्रैक्ट किया जाता है क्रिस्टल से, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ काफी कम होती है और क्रिस्टल के जो लेटेस्ट प्लेन होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग भी काफी कम होती है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई बहुत पतली सी दो लाइन खींचो, बहुत पास पास हो, तो वहां से आप आसानी से उसको डिफ्रैक्ट कर सकते हो। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ते हैं, तो यंग ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत पास पास दो पतली लाइन उसने कट करी कार्डबोर्ड में। ठीक है, एक बोर्ड में बहुत दो पतली पतली लाइंस और बहुत क्लोज कट करी। ठीक है, ये लाइन इतनी पतली होनी चाहिए, बहुत पतली होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा जैसे ये है तो ऐसे ब्लेड से कट कर दिया हो, ब्लेड की जो एज होगी वो काफी शार्प होगी, काफी थिन होगी। तो यहाँ पे अगर एक ऐसे लाइन खींचे, मान के चलिए यहाँ पे ये एक कांच की प्लेट है मेरे पास, और कांच की प्लेट को मैंने ब्लैक पेंट कर लिया, कांच की प्लेट को ब्लैक पेंट कर दिया और फिर एक ब्लेड लेके ऐसे एक लाइन खींच दी, तो आप देखो बहुत ही पतली सी लाइन होगी। उस लाइन में से जब लाइट पास करेगी, क्योंकि जो ब्लैक पेंट था उसको खुरच दिया आपने, स्क्रैच कर दिया, तो वहां पे जब लाइन बन गई तो यू हैव गिवन अ वे फॉर लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो बहुत पतली सी लाइन है, उस लाइन के अंदर से जब लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो वो साइज जो स्लिट का है बहुत पतली सी जो कट करी है, उसमें से जब लाइट गुजरेगी तो वो डिफ्रैक्ट होगी, वेव करेक्टर शो करेगी, इंटरफ्रेंस होगी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही तो किया, सबसे आसान तरीका था थॉमस यंग का दो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का। ठीक है, और वेव करेक्टर शो करने के लिए उसने बहुत ही पतली स्लिट ली, यानी स्लिट की जो विड्थ थी वो बहुत कम थी, यानी मैंने कहा ना लाइट की वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर है, 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। 400 से 700 नैनोमीटर को 500 नैनोमीटर एवरेज मान लिया हमने,
500 नैनोमीटर को 0.5 माइक्रोमीटर, यानी आधा माइक्रोमीटर, बहुत कम हो गया, आप देख भी नहीं पाओगे नेकेड आई से। तो इसके कंपेरेबल अगर होगी तो लाइट वेव करेक्टर शो करेगी। और अगर साइज आप इतना बड़ा ले लो, आप घर में वाईडी ऐसी एक्सपेरिमेंट करने की सोचो, तो मोस्ट ऑफ यू विल फेल टू डू इट। उसका कारण क्या होगा कि आपने लिया कि ऐसे नॉर्मली गत्ता उठाया, घर में पड़ा हुआ था, फालतू का चाकू से लिया, खाली बैठे हुए थे, आजकल लॉकडाउन में कोई काम नहीं, बोले थॉमस यंग बनते हैं आज, चलो आज घर पे बैठे बैठे थॉमस यंग बन जाते हैं। ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कार्डबोर्ड लिया, चाकू से लेके आराम से काट के इतने मोटे मोटे होल कर दिए और फिर लाइट डाली टॉर्च से। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने होल का साइज काफी ठीक ठाक सा कर दिया, बहुत ही नैरो होना चाहिए, इतना कि लाइट की वेवलेंथ से आप कंपेयर कर पाए। then the light will be diffracted, then light will show the interference pattern। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अगर डबल स्लिट होंगी तो इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन भी होता है। ये चीज भी हो सकता है आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो यहां तक आते आते सबसे पहले मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, मतलब लिखाया नहीं है, अभी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसी को लेके कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब क्या है, क्या पार्टिकल नेचर है? बिल्कुल नहीं, पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव करेक्टर यहाँ पे लाइट का वेव करेक्टर है ये। ठीक है, और वेव करेक्टर शो करने के लिए लाइट ही नहीं, कोई भी एक्सरे है, गामा रेज है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन है या कोई भी वेव है, सभी तरह की वेव जो है ये फिनोमिना एग्जिबिट करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन में बस हम ट्रांसवर्स वेव के लिए लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन शो नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसका जवाब हम आगे देखेंगे, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लाइट को एक ऐसे होल अपर्चर से गुजारेंगे जिसका साइज उसकी वेवलेंथ से काफी बड़ा हो। जैसे लेंस है, लेंस है तो अब लेंस इस साइज का भी अगर होगा, इस साइज का भी होगा, इस साइज का होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, और कम कर दो तो भी यार कुछ सेंटीमीटर का तो रखोगे, 1-2 सेंटीमीटर का। और लाइट की वेवलेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर, एवरेज बोल रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये साइज काफी बड़ा हो गया, तो लेंस से जब गुजरती है तो उसके मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से वो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से, होल के साइज की वजह से नहीं, होल के साइज की वजह से नहीं, मीडियम चेंज होता है उसके कर्वेचर की वजह से, और जो मीडियम चेंज होता है उसकी वजह से बेंड हो रही है, दैट इज नॉट द डिफ्रैक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। मीडियम जब चेंज होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। ऐसे मिरर का साइज होता है, ठीक है, तो जिन होल अपर्चर से लाइट इन केसेस में गुजरने वाली है वो साइज काफी बड़े होंगे एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट का प्रोपगेशन जो होगा वो रेक्टिलिनियर मानेंगे। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं 2-3 बातें लिखा देता हूँ, क्योंकि इतनी देर से जो समझा रहा था वो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी अपर्चर होल के जो साइज हम लेने वाले हैं वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी बड़े होंगे। ठीक है, काफी बड़े होंगे। और यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में जो होल वगैरह जो अपर्चर के साइज है वो काफी छोटे होंगे, मतलब कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगे, तब वो डिफ्रैक्ट करेगी, मुड़ेगी। तो लाइट कभी किसी ऐसे अपर्चर से पास करती है जिसका साइज कंपेरेबल होता है तो वहां से मुड़ जाती है, इस मुड़ने के फिनोमिना को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, विच शोज द वेव करेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें आगे हम लिख लेंगे, ये आपने अगर नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर इसके बारे में लिखा देता हूँ जो अभी मैंने बोला बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना कुछ आपको बता चुका हूँ। चलिए, आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखें, लाइट हैज ड्यूअल करेक्टर, light has dual character, sometimes light has dual character, sometimes light has dual character, sometimes it behave as particle, sometimes it behave as particle, and sometimes it behave as wave, sometimes it behave as wave, sometimes it behave as wave.
and its nature depends upon its nature depends upon its interaction with surrounding. डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन विद सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग से इंटरेक्शन का मतलब यही है कि वो छोटे अपर्चर से गुजर रही है या बड़े अपर्चर से गुजर रही है. ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल नेचर मतलब वेव नेचर शो करेगी. ठीक है, और किस तरह का एक्सपेरिमेंट है. जैसे मैंने कहा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर मानना पड़ा. वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहीं से आइंस्टीन को ने जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, क्वांटा के फॉर्म में चलती है, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला. आइंस्टीन ने 4-5 रिमार्केबल पेपर पब्लिश किए, डिस्कवरी की, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने सुना ही होगा, एक E = mc². ठीक है, ये दूसरा. फिर ब्रोनियन मोशन ऑफ पार्टिकल, इसको भी एक्सप्लेन किया, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला दैट वाज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नॉट फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, तो अब इसमें आगे देखिए, लिखें लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. Light is the form of energy. Light is the form of energy which travels in small packets, which travels in small packets of energy, small packets of energy called photon, which shows its particle nature, and this nature is used to explain some phenomena like photoelectric effect, Compton effect, photoelectric effect, Compton effect. ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक, अब देखिए, ये लाइट को पार्टिकल नेचर हम मान रहे हैं, और उसको फोटोन के फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल, फोटोन, वैसे क्वांटा कहा था, बाद में नाम फोटोन आया. एक ही बात है, वैसे तो पहले नाम, पुराना नाम क्वांटा था, जो आइंस्टीन ने कॉइन किया, बाद में उसका नाम फोटोन पड़ गया, मैक्स प्लैंक ने ये नाम दिया. ठीक है, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ ही चुके हैं. अब लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, और जो हाइगन ने सबसे पहले वेव का आइडिया दिया, तो हाइगन ने जब माना था, उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. उस समय तो ये मानते थे, हाइगन के समय में, कि लाइट एक वेव है, और जैसे अदर वेव थी, साउंड वेव वगैरह है, वाटर वेव है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. तो हाइगन की थ्योरी को लेके भी कुछ क्वेश्चन किए गए कि वेव अगर है तो ये मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि सनलाइट हम तक जो आती है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है. सनलाइट मोस्ट ऑफ द पार्ट वैक्यूम में ट्रेवल करती है. तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ लाइट और अ वेव टू ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में तो मीडियम ही नहीं है, जबकि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, ऐसा मानते थे पहले.
तब तक नहीं पता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक और आधी एनर्जी मैग्नेटिक, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये बाद में पता लगा, वो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह। और हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था तो देखा था कि कैसे एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और कैसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। और इस ट्रांसवर्स कॉम्बिनेशन को ईएम वेव कहते थे। ये तो वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है, लेकिन ये थ्योरी बाद में आई, हाइगन से काफी बाद में ये थ्योरी आई, तब पता लगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये वैक्यूम में चल सकती है। तो हाइगन ने अपने उसमें एक रीजन रखा कि एक्चुअल में जिसे हम वैक्यूम मान रहे हैं वो वैक्यूम नहीं है, और पूरा स्पेस जो है एक मीडियम से भरा हुआ है, एक मटेरियल से भरा हुआ है। उस मटेरियल को उसने एक नाम भी दिया, ईथर। ये वो ईथर नहीं है जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसने एक नाम दिया, ईथर नाम का एक मटेरियल पूरा स्पेस में भरा हुआ है। लेकिन बाद में पता लगा कि स्पेस में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। तो हाइगन ने ऐसा बताया कि पूरे स्पेस में एक मटेरियल हम भरा हुआ मानते हैं, और वो ईथर नाम उसको दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं, वो बाद में ये चीज फेल हो गई बाद में। लेकिन तब तक ये पता लग चुका था कि स्पेस में वैक्यूम में लाइट चल सकती है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी एक रेंज भी है, 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो हम पढ़ ही चुके हैं पीछे। तो अब इसमें आगे आप लिख सकते हैं फर्दर, लाइट इज ऑल्सो defined as electromagnetic wave. Light is also defined as electromagnetic wave. Light is also defined as electromagnetic wave whose wavelength varies roughly इसलिए क्योंकि देयर इज नो शार्प बाउंड्री, लगभग 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में है। कुछ बुक्स में ये वैल्यू 380 से लेके 780 भी दे रखी है, 380 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर भी दे रखी है। वैसे देयर इज नो शार्प बाउंड्री, ये आप पीछे मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने पढ़ाया था तो एक्स रेज ओवरलैप करके गामा रेज में भी चली जाती है, और इधर दूसरी साइड में यूवी में, यूवी का कुछ पार्ट एक्स रेज में भी आ जाता है। तो देयर इज नो शार्प डिफाइंड बाउंड्री। ठीक है, तो ये भी जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके रफली, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में है। ठीक है, और लाइट जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है, तो 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जक्सू विम्रा ऐसे याद कर लो, या तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। ठीक है, ये विजिबल लाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। या मैंने आपको बताया था GXUV यानी गाड़ी XUV इन माई रेंज, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये जो V आ रहा है ये आपका विजिबल लाइट है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है, दिस इज विजिबल। तो ये EM वेव है पूरी। ठीक है, ये EM वेव है, और इन EM वेव का ही पार्ट है लाइट। इसमें ये विवग्योर है, और विवग्योर में 400 नैनोमीटर से लेके रेड तक 700 नैनोमीटर। लेकिन ध्यान रखना, विवग्योर के लिए 400 नैनोमीटर होगा ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए यहां से लेके यहां तक, मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां से लेके यहां तक कितने कलर होंगे, तो नॉर्मली बोलते हैं 7 कलर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर अगर हम बात करें 400 से 700 तो 300 का फिगर एक आ रहा है, तो 300 वेवलेंथ आ गई इसमें, ऐसा भी नहीं है। कोई भी नंबर जो आप इन दोनों के बीच में सोच सकते हो, वो नंबर के करस्पॉन्डिंग, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक कलर होगा। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहां से यहां तक कितने नंबर है, तो 300 नहीं है भैया, इनफाइनाइट है, डेसिमल में भी तो ले सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो लाइट वैसे हम कहते हैं कि 7 कलर से बन के मिलके बनी है, लेकिन एक्चुअल में इसमें इनफाइनाइट कलर होते हैं। हमारी आंखें 7 कलर को डिस्टिंक्टली देख पाती है, जब प्रिज्म से हम लाइट को पास कराते हैं 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इनफैक्ट क्या है, वो इनफाइनाइट कलर में स्प्लिट होती है, बट हमारी आंखें उस इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं देख पाती, तो हम कह देते हैं 7 कलर है। इनफैक्ट वो 7 नहीं, इनफाइनाइट कलर होते हैं, बट वो कॉन्ट्रास्ट हमारी आई जो ऑब्जर्व कर पाती है वो 7 कलर में ही कर पाती है। क्योंकि हल्का सा भी एक जैसे कंप्यूटर वगैरह पे आप करते हैं तो हल्का सा एक पिक्सल का भी चेंज इधर उधर करते हैं तो कलर का जो शेड है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ठीक है, सो देयर आर इनफाइनाइट कलर। ठीक, तो अब इसके बाद आगे देखिए,
और इसमें ये जो लाइट चलती है इसकी जो स्पीड होती है इन वैक्यूम, और सभी EM वेव जो है वो इसी स्पीड से चलती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है। अगर मीडियम बदल जाता है तो स्पीड भी बदल जाती है, वो आप जानते ही हो। इन एनी अदर मीडियम v स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला c/μ। ये म्यू आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही चल सकती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे दीवार में नहीं चल सकती, स्टील में नहीं चल सकती। आपने देखा था साउंड चल सकती है स्टील के अंदर। लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन ओपेक मीडियम। ओपेक का मतलब जिसके आर पार दिखाई न दे। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लेकिन चल सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके जैसे वेव करेक्टर की मैं बात कर रहा था, और ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात कर रहा था, थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में मैं दूंगा। तो आप देखें, व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर, मैं बोल देता हूं आराम आराम से, आप नोट करते जाइए। व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर, व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर when the size of aperture through which when the size of aperture through which light is passing through, size of aperture through which light is passing through हटा दो, passing लिखो, light is passing, comma, is comparable to the wavelength of light, is comparable to the wavelength of light, comparable to the wavelength of light, comma again, comma, then light bend around the corners, light bend around the corners, bend around the corners, full stop. This phenomena of bending, this phenomena of bending is called diffraction. This phenomena of bending is called diffraction. ठीक है, which shows the wave character of light, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है, कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। which shows the wave character of light, ठीक है। और ये किसी भी तरह की वेव के लिए ये बात वैलिड है कि अगर अपर्चर होल जिससे लाइट पास कर रही है वो अगर कंपेरेबल होगा तो वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का भी जो डिफ्रैक्शन किया गया, निकेल के क्रिस्टल पे बम्बार्ड करके डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन को भी डिफ्रैक्ट किया, तो वहां इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड थी, ये डी ब्रोगली बता चुका था कि जैसे वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो डी ब्रोगली ने आर्ग्यू किया कि पार्टिकल को भी एक वेव कैरेक्टर शो करना चाहिए, और उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगी, अगर उसका साइज निकेल के क्रिस्टल की स्पेसिंग के ऑर्डर का है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाने चाहिए। और उसके सजेशन पे डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, और उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन वाकई स्कैटर हो रहे हैं, और इसमें यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी पार्टिकल भी वेव कैरेक्टर को शो कर सकता है। ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने कहां तक बोला, दिस एक बार कहां तक बोल दिया, जरा रिपीट कर दो। किसी ने नोट किया क्या? This shows the character of wave light. This shows the wave character of light. This shows the wave character of light, ये लिखना था। This shows the wave character of light, ठीक है। अब आगे लिखिए,
if the size of aperture if the size of aperture और इस चीज का जवाब हमें आगे मिलेगा जब हम इसी चैप्टर के एंड में जब होंगे, तो वहां एक टॉपिक मैं बताऊंगा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। यानी रे ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाली जो बात है, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है। वहां से हमें पता लगेगा कि जब कंपेरेबल होता है लैम्डा और अपर्चर का साइज जब कंपेरेबल होता है, तो लाइट की जो बेंडिंग होती है वो काफी अच्छी होने लगती है, सिग्निफिकेंट होने लगती है, हमें दिखाई देने लगती है। ये अभी शुरुआत भी यहीं से हो रही है और इस चैप्टर का एंड भी यहीं से होगा, और इसका जवाब आपको आगे मिलेगा इस चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, उसको मैथमेटिकली हम शो करेंगे। अभी इसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपर्चर का साइज कंपेरेबल होता है तो बेंडिंग होती है, और अपर्चर का साइज अगर बड़ा होता है तो नहीं होती। इसको अभी लिखेंगे, लेकिन इस चैप्टर का एंड भी इसी चीज से होगा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। उस पर एक दो बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कहा when the size of aperture is much larger when the size of aperture is much larger than the wavelength of light, much larger than the wavelength of light, then light does not bend. Then the light does not bend. Light does not bend. Light does not bend at all, and we can say does not bend at all, and we can say that light travel in a straight line. We can say that light travel in a straight line. सर एक बार रिपीट कर देना। We can say that light travel in straight line. We can say that light travel in straight line. Full stop. It is called rectilinear propagation of light. It is called rectilinear propagation of light. It is called rectilinear propagation of light. ठीक है, full stop. Full stop. In geometrical optics, in geometrical optics, we will deal with rectilinear propagation of light. In geometrical optics, we will deal with rectilinear propagation of light. In geometrical optics, we will deal with rectilinear propagation of light. अब देखिए, ये सामने जो मैंने एक फिगर बनाया है, ये फिगर में ये एक अपर्चर है, ये होल है, और मान लो इस होल का जो साइज है वो a है, a इसकी विड्थ है। अगर ये काफी बड़ा है लैम्डा से, तो लाइट या कोई भी वेव डायरेक्ट चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं, यानी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सो दिस इज व्हाट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये जो फिगर मैंने बनाया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, सेकंड जो फिगर है, इसमें जो अपर्चर है इसका साइज लैम्डा के कंपेरेबल है, तो यहाँ पे लाइट बेंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और इस बेंडिंग के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज हम आगे देखेंगे, आगे जब सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होगा तो वहां डिफ्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे। और उसके पहले हम ये जान चुके होंगे कि लाइट जो मुड़ती है और उसका जो मुड़ना है या किसी भी वेव का मुड़ना है, वो इस अपर्चर के साइज पे क्यों डिपेंड करता है और क्यों इनका कंपेरेबल होना जरूरी है। अगर काफी बड़ा होगा तो बेंडिंग होगी नहीं, या होगी तो इतनी कम होगी कि हम उसको देख नहीं पाएंगे।
जैसे इस फिगर में भी आप बहुत ज्यादा गौर करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस फिगर को तो यहाँ पे आप स्पेस देखो और यहाँ पे स्पेस देखो, मैंने बनाए उस तरह से, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तब जाके अंतर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो तो यहाँ थोड़ा फैल गया हल्का सा, अगर गौर करोगे तो। ठीक है, तो बेंडिंग तो हुई है लेकिन बहुत ध्यान से देख रहे हैं तब कुछ बेंडिंग दिखाई दे रही है, और आप कहेंगे सर ये कोई बेंडिंग तो है नहीं, कुछ खास है नहीं, इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो, तो वही है। ठीक है, नो बेंडिंग या जीरो बेंडिंग या नो डिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग और डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन वेव फिनोमिना है, तो यहाँ पर वेव फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पे वेव फिनोमिना होता है। यानी ऑप्टिक्स को मैंने दो पार्ट में जब डिवाइड किया और मैंने कहा कि हम यहाँ दो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक वेव, तो हम कह सकते हैं पहला वाला जो चैप्टर है वो वेव करेक्टर शो नहीं करता, या उसमें हम वेव करेक्टर से डील नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं नो डिफ्रैक्शन या नो वेव करेक्टर। और सेकंड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें वेव करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे, अब यहां से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट शुरू होता है। अभी आज की क्लास का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंट्रोडक्शन में गया, अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट शुरू होता है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलाना है, यानी लाइट को रे की तरह डील करना है। तो रे है क्या, व्हाट इज अ रे? सो इट इज द पाथ, इट इज द पाथ ट्रेस्ड या ट्रेवर्स्ड बाय लाइट, यानी ये वो पाथ है जो लाइट चलती है, ये वो पाथ है, इट इज द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय लाइट। अब इसी में रे से रिलेटेड कुछ और नाम सुनने को मिलेंगे। ठीक है, बंडल ऑफ लाइट या बीम, बीम ऑफ लाइट। तो बीम का मतलब है अ बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो अब ये सिंगल एक ये रे हो गई, ये सिंगल, और ऐसी काफी सारी अगर रेज होंगी तो दिस इज अ बीम, दिस इज अ बीम, बंडल है, तो दिस इज लाइट बीम भी कह सकते हो या सिंपली बीम कह सकते हैं। और अगर ये बहुत नैरो होती है, यही बीम अगर बहुत पतली होती है, ठीक है, तो उसे पेंसिल कह देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पतला मैं बनाऊंगा तो फिर वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पेंसिल ऑफ लाइट यानी नैरो बीम, ये बीम हो गई, ये नैरो बीम हो गई, पेंसिल ऑफ लाइट और नैरो बीम। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल सकती है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे तो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे ही शब्द आता है, वर्ड आता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि डेंसिटी से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट travels in transparent, light travels in transparent medium। अब देखिए मीडियम भी तीन तरह के हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे। एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया, एकदम क्लियर ग्लास है। एक सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी उसके आर पार क्लैरिटी के साथ आपको ना दिख रहा हो। जैसे काफी सारे ग्लास इस तरह के होते हैं कि उनके आर पार क्लियर नहीं दिखता। या आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कोई पेपर लो और पेपर को ऑयल से उसको सोक कर लो, ऑयल वगैरह का लग जाए अगर पेपर पे, तो आप देखते हैं कि हल्की हल्की उसमें से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है वो, अगर ऑयल वगैरह लग जाए। जैसे बालों में आपके ऑयल है तो बालों पे ऐसे घिस लिया तो पेपर में थोड़ा सा आर पार दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसे उसको हम
सेमी ट्रांसपेरेंट कहते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट। और जिसके आर पार ना देखे, जैसे लकड़ी है, दीवार है, आयरन है, स्टील है, ये जो होते हैं इनको ओपेक कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो डील करने जा रहे हैं वो केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ठीक है। 3 तरह के मीडियम हो गए, एक ट्रांसपेरेंट हो गया, एक सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और एक ओपेक हो गया यानी नॉन ट्रांसपेरेंट। तो हम केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम से डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, एंड it has a characteristic property, it has characteristic property called refractive index, refractive index या ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं आप इसको, और ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और ये डिटरमाइन करेगा कि लाइट किस मीडियम में कितना फास्ट चलेगी, ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस, ऐसे कह सकते हैं, इट डिटरमाइंस हाउ फास्ट लाइट विल ट्रेवल इन अ मीडियम, ठीक है। इट डिटरमाइन हाउ फास्ट लाइट कैन ट्रेवल इन अ मीडियम, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज C/V, ये आप जानते हैं, दैट इज C/V। बाकी C का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, पीछे हमने जब पढ़ा था तो एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी। ये म्यू ये वाला नहीं है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम म्यू से रिप्रेजेंट करें तो इस म्यू में और इस म्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है, और दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो इसके इलेक्ट्रिक कैरेक्टर को शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक और आधी एनर्जी मैग्नेटिक होती है। तो सी लाइट की स्पीड जो होती है वो ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको ईएम वेव में बताया भी है, और इसको लेके क्वेश्चन भी आ चुके हैं, सीधे आया था 1/√ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये तो पीछे आप पढ़ ही चुके हो। फिलहाल यहाँ ये वाला म्यू अलग है, ये वाला म्यू अलग है, और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल हम यूज कर रहे हैं। सो दैट इज द रेशियो ऑफ C/V। तो C यू नो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जिस मीडियम में ये लाइट की स्पीड हम लिख रहे हैं, उस मीडियम में ये v की वैल्यू जब रखेंगे, c को डिवाइड करेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पे v = C/μ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब यहाँ पे जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका v कम होगा, ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम, ठीक है। क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो डेंसर और रेयर मीडियम। हालांकि मैंने जब साउंड आपको पढ़ाया था तो साउंड में मैंने आपको डेंसर और रेयर का मतलब समझाया था। लाइट में तो ये म्यू के बेसिस पे आप डेंसर और रेयर डिसाइड कर सकते हैं लाइट के केस में, लेकिन साउंड के लिए म्यू का कोई मतलब नहीं होता, साउंड के लिए म्यू का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि साउंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पता है स्टील में भी चलती है, ठीक है, रस्सी के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी ट्रेवल करा सकते हैं जब वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, गिटार वगैरह बजाते हैं, तो वहां म्यू का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो डेंसर और रेयर का मतलब मैंने आपको बताया था कि बेस्ट डेफिनेशन डेंसर रेयर की क्या है। बेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो मीडियम जिसमें वेव की स्पीड, वो मीडियम जिसमें वेव की स्पीड कम हो उसे डेंसर कहेंगे, और जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा हो उसे रेयर कहेंगे। अब इतनी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आती है तो ये आप किसी भी तरह की वेव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की वेव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा और कौन सा रेयर होगा। इसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था कि पानी और हवा में कौन डेंसर है कौन रेयर है, ये उसकी डेंसिटी से डिसाइड नहीं होगा। आप डेंसिटी डिसाइड करेंगे तो आप कहेंगे पानी ज्यादा डेंसर है, और टू सम एक्सटेंट ये सही भी है। अगर हम लाइट से डील कर रहे हैं तो हवा के कंपैरिजन में पानी में लाइट की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड कम होती है, तो पानी डेंसर मीडियम हुआ, हवा रेयर मीडियम हुई फॉर लाइट।
लेकिन जब बात आती है साउंड की, तो आप जानते हैं साउंड में जो हवा में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड जो नॉर्मली हम लेते हैं, वैसे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट 332 333 हम लेते हैं हवा में। और पानी में यही स्पीड करीब करीब आपको बताया था मैंने 1500 के आसपास पहुंच जाती है, 1414 के करीब आती है पानी के अंदर निकल के, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा बल्क मॉडुलस पे। तो करीब करीब 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो वहां स्पीड कम है कि ज्यादा हुई, पानी में ज्यादा हो गई हवा के कंपेरिजन, किसकी, साउंड की। तो साउंड के लिए पानी रेयरर मीडियम हो गया, ना कि डेंसर। तो कोई मीडियम रेयरर या डेंसर है, ये इससे डिसाइड नहीं करते कि वो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यही ऑप्टिकल डेंसिटी में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का डेंसिटी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो लेकिन वो म्यू की वैल्यू उसके लिए कम हो, ये भी हम देखेंगे। तो खैर यहाँ पे आपको रेयर और डेंसर अगर डिसाइड करना है तो आप स्पीड से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे म्यू मोर है तो वी लेस होगा, और वी लेस का मतलब हो गया मीडियम कैसा है, मीडियम इज डेंसर, ठीक है, मीडियम इज डेंसर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि म्यू की जो वैल्यू है इसको डेंसिटी से रिलेट नहीं करना है, ऐसा पॉसिबल है, हमेशा नहीं होगा लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ज्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका म्यू भी नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, और तो उसमें हम पानी, ठीक है, यहाँ मीडियम वाटर और इधर कैरोसिन ऑयल, के ऑयल मतलब कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है, कैरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है और पानी की जो डेंसिटी होती है, तो पानी आप जानते हैं भारी होता है कैरोसिन ऑयल से, और कैरोसिन ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। तो कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी 0.8 और पानी की है। लेकिन जब बात हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 यानी 1.33, और जो कैरोसिन ऑयल होता है इसका 1.4 होता है। आप देख सकते हैं डेंसिटी कैरोसिन ऑयल की कम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी को डेंसिटी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जैसे पानी की डेंसिटी ज्यादा है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरोसिन ऑयल से कम है, ठीक है। लेकिन ऐसे ज्यादातर केस आपको मिलेंगे, ज्यादातर केस कि डेंसिटी भी ज्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। और एक चीज मैं बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपको मिल जाएगा कि टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, ये बात भी आप लिख लेना। तो यहां पे मैं बोल देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, या it is possible that a medium with greater density may have low या lower refractive index और optical density। जैसे ये एग्जांपल दिया, फिर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता ये कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछेगा, लेकिन कहीं किताबों में ये क्वेश्चन मिल जाता है तो बच्चा ये पूछता है कि सर इसका जो है क्या आंसर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब एक दो का मैं यहाँ पे, जैसे वैसे तो आपको पता होगा,
पर एक दो का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पानी का मैंने अभी आपको बता दिया, पानी के लिए म्यू की वैल्यू 4/3, ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू 3/2 या 1.5। देखो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ग्लास भी कई तरह के होते हैं, कई तरह के ग्लास होते हैं। इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। और इसमें फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.6 होता है, और क्राउन ग्लास का थोड़ा कम होता है इससे, फ्लिंट से 1.52। और इसका सबसे मेन आप देखेंगे जहां इसकी बात में, जो फ्लिंट और क्राउन ग्लास के जो मैं टाइप बता रहा हूँ, ये प्रिज्म के कॉम्बिनेशन होते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये हम प्रिज्म के केस में आगे मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तो उनके कॉम्बिनेशन में इस तरह के दो डिफरेंट म्यू वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम हमें चाहिए होते हैं, वहां पे प्रिज्म दो डिफरेंट मटेरियल के प्रिज्म चाहिए होते हैं। तो वहां एक प्रिज्म को क्राउन का लेते हैं और दूसरे प्रिज्म को फ्लिंट का लेते हैं। फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास अलग होते हैं, उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है कि वो क्या चीज होती है, फ्लिंट क्या होता है, क्राउन क्या होता है, वो उतना नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो अब जैसे ये मैंने बता दिया स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम नॉर्मली क्वेश्चन में यूज करते हैं। इसके अलावा वैक्यूम के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो लीस्ट होती है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं ऐसे भी सब्सटेंस अब खोज लिए गए हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है। ऐसे मटेरियल को मेटा मटेरियल कहते हैं, मेटा मटेरियल जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, और उनके लिए फिर लॉ भी वायलेट हो जाते हैं। वो आपको पढ़ना नहीं है। एक बार मेरे ख्याल से आईआईटी में क्वेश्चन दे दिया गया था एक बार, और वो भी क्या था कि क्वेश्चन जब आया था तो उसमें पैराग्राफ पहले दिया था। आईआईटी में एक सेक्शन आता है जिसमें पैराग्राफ होता है, तो कई बार बिल्कुल नई चीज आ जाएगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी सिलेबस में। आईआईटी वाले जो बच्चे तैयारी करें उनको बता रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया था, तो पहले पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ में पूरा थ्योरी दे दी थी, वो आपके लिए बिल्कुल नया था, और उस थ्योरी पर ही बेस्ड क्वेश्चन था, फिर उसी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। मेटा मटेरियल होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, और नेगेटिव अगर होता है तो फिर वहां कुछ कहानी बदल जाती है। जैसे कि ये लाइट यहां से ऐसे आ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लाइट इधर जाएगी ऐसे, तो ये इधर ना जाके ये इधर आ जाती है, यानी ऐसे जाके ऐसे आ जाती है, ऐसे जाके इधर नहीं, ठीक है, नॉर्मल के दूसरी साइड में नहीं, नॉर्मल के सेम साइड में। इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं ये मेटा मटेरियल जो होते हैं। अब वो आप पूछने मत लगना इसके आगे, इतना काफी है। मैंने कहा ना आईआईटी में जो क्वेश्चन आया तो उसमें थ्योरी दे रखी थी, क्योंकि ये सब हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑप्टिक्स एक बहुत ही बड़ा यूनिट है और एक रिसर्च का वो भी है, सब्जेक्ट भी है, और इसमें हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी इंटरमीडिएट लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। सो पहली बात तो मेटा मटेरियल हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट मैंने एक आइडिया दे दिया नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ऐसे सब्सटेंस का। तो वहाँ थ्योरी दी थी, और थ्योरी पैराग्राफ आता है, उसी पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसी थ्योरी में से पूछे जाते हैं, भले ही आपने कुछ ना पढ़ रखा हो। ऐसे ही कई साल पहले, शायद 2009 में मुझे याद है 2009 की बात है, तो एक क्वेश्चन आया था लॉसेन नंबर करके। अब लॉसेन नंबर बच्चे ने पढ़ा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड होता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उस लॉसेन नंबर LASON करके 2009 में क्वेश्चन आया था, आई वाज इन कोटा एट दैट टाइम। तो लॉसेन नंबर, तो अब उस समय जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो बड़ी हलचल हो गई बच्चों में। तो क्या था उसमें, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पैराग्राफ में जो थ्योरी दे रखी थी उस थ्योरी को अगर बच्चा पढ़े तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे और उनको आप इजीली आंसर कर सकते थे अगर आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में लॉसेन नंबर क्या होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पूरी थ्योरी उस पैराग्राफ में दे रखी थी, उसी में बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। तो कभी जैसे आईआईटी की, जो मेडिकल में तो नहीं आएगा, आईआईटी में जो आते हैं तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है, तो आपको उसी पैराग्राफ को बार बार ध्यान से पढ़ना है, उसी में से आपको थ्योरी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये वैक्यूम का हो गया। अब इसके बाद वैक्यूम के अलावा एयर या फ्री स्पेस भी कई बार बोल देते हैं, हालांकि वैक्यूम को फ्री स्पेस बोलते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हम लेते तो हैं, वैक्यूम के बराबर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होती है, 1.0029 या इसको 1.0003 ये होती है। तो एयर और वैक्यूम का कई बार हम क्या है, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 होता है,
काफी ज्यादा है, आप देखिए 2 से भी ज्यादा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये हमें याद करना है, याद तो नहीं करना है। वाटर ग्लास के नॉर्मली 2 की काफी जरूरत पड़ती है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डायमंड का ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोगों के दिमाग में परसेप्शन या इस तरह की थॉट होगा कि जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, डायमंड है इसके लिए है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए काफी कम आएगा। क्रिटिकल एंगल जब TIR पढ़ेंगे तो क्रिटिकल एंगल वहां पढ़ेंगे, तो क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए काफी कम आएगा। और यही कारण है कि डायमंड में TIR आसानी से हो जाएगा। डायमंड इसलिए स्पार्कल करता है। ग्लास का आप देख रहे हैं 1.5 है और ये 2.42, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल ज्यादा आएगा, इसमें इतना आसानी से TIR नहीं होगा जितना आसानी से डायमंड में हो जाएगा। तो डायमंड ज्यादा स्पार्कल करता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद देखिए एक दो चीजें और इसमें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक मीडियम का, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप इसको म्यू आर कह सकते हैं, और ये एक मीडियम और एक ये दूसरा मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखते हैं ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये आ जाएगा म्यू जी ग्लास का और म्यू वाटर। अब ग्लास का जैसे है 3/2 और वाटर का था 4/3, यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 ऊपर आके ये 9/8 आ जाएगा। अगर यही वैल्यू आपको निकालनी हो वाटर की विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये आ जाएगा आपका म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 और इधर 3/2, सो यू विल गेट 8/9। यानी इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहां से, ठीक है, और वो ये है, यहां लिख रहा हूं मैं कि म्यू जी वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वाटर जी, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। एक चीज और मैं बताता हूं, आज की क्लास इसके साथ ही रोकेंगे और बहुत खास है, ये आगे काफी काम आएगी क्वेश्चंस में, और वो है कॉची का रिलेशन। कॉची नाम हो सकता है आपने सुना हो, कॉची रिलेशन सुना हो, इसका काफी ज्यादा हम यूज करने जा रहे हैं आगे लेंस की फोकल लेंथ पावर वगैरह को लेके, ठीक है। प्रिज्म में कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होगा इसको लेके, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर यानी किसकी ज्यादा होगी, और किस लेंस में पावर वगैरह ज्यादा होगी, कौन से कलर के लिए ज्यादा होगी, क्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह भी इसके बेसिस पे समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन है कॉची, या कॉचीज फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कॉचीज फॉर्मूला। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि म्यू की वैल्यू टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, इसके अलावा म्यू की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, refractive index of a medium depends upon wavelength of light, ठीक है, as given by Cauchy's formula। ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है, और ये है म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा तो आप समझ ही गए वेवलेंथ है, ये a और b कांस्टेंट है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज यहां नोटिस कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि रेड कलर और वॉयलेट कलर में अगर वेवलेंथ कंपेयर करें तो रेड की सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। ये फैक्ट आगे बहुत काम आने वाला है, काफी सारे क्वेश्चन जैसे TIR पढ़ेंगे तो TIR में भी ये फैक्ट बहुत काम आएगा, आगे देखना, इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ से अगर हम बात करें विबग्यो,
7 कलर है, तो इधर जाने पर लैम्डा इंक्रीज होगा, इधर जाने पे वॉयलेट से रेड में जाएंगे, लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इधर जाने पर म्यू की वैल्यू कम होगी। यानी एक ही मीडियम है, एक ही मीडियम है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ग्लास का अभी ये वैल्यू जो लिखी 1.5 ग्लास के लिए लिखा था, तो ये एक एवरेज वैल्यू होगी। वॉयलेट कलर के लिए कुछ और आएगा, इंडिगो के लिए कुछ आएगा, ग्रीन के लिए कुछ और आएगा, रेड के लिए कुछ और आएगा। तो ये एवरेज वैल्यू होती है 1.5, या पानी के लिए 4/3 लिखी, दैट इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो ये म्यू कम होगा। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लैम्डा वॉयलेट और लैम्डा रेड में लैम्डा वॉयलेट सबसे कम है, रेड का सबसे ज्यादा है, तो म्यू वॉयलेट कलर के लिए हमेशा के लिए सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए सबसे कम होगा। इसका आगे ध्यान रखना, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हम आगे। काफी सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसी से मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। आज की क्लास को मैं यही रोकूंगा। ठीक है, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ रह गया नोट करना है नोट कर लो, पूछना है कुछ पूछ लो। ठीक है, अभी तो क्लास का टाइम हमारा यही रहेगा, आगे कोई चेंज होगा तो आई विल अपडेट यू अबाउट दैट। ठीक है, तो चलिए आज रुकते हैं यहीं पे।